2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जिस तरह से विपक्ष के हंगामे के चलते साफ तौर पर जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने कहा कि विपक्ष जो हंगामा कर रहा है ये सही समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बार सांसद बन के आए हैं उनके लिए अहम दिन होता है विषय उठाने का, विषयों पर मंथन को सुनने का। और इसी वजह से क्योंकि हंगामा बढ़ गया और कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्पीकर द्वारा स्थगित किया गया। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, बजट सत्र का आज जो पहला चरण है उसका अंतिम दिन है। पहली बार निर्वाचित जो सांसद हैं उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दें, उन्हें अधिकार है, स्पीकर साहब ने कहा। लेकिन जिस तरह से लगातार विपक्ष अहम विषयों को लेकर हंगामा कर रहा है, चर्चा नहीं चाह रहा, इसी वजह से कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। तो लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, बजट का सत्र जो है उसका ये पहला चरण और पहले चरण का अंतिम दिन। आज कई ऐसे अहम विधेयक जो कि लोकहित जनहित से जुड़े हुए हैं, कई अहम ऐसे विषय हैं जो लोकहित जनहित से जुड़े हुए हैं जिन पर आज चर्चा होनी है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और प्रश्नकाल सिर्फ सवाल जवाब के लिए है, स्पीकर साहब ने कहा, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं। और उन्होंने कई बार सवाल किया कि आप क्यों इस तरह का आचरण कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश जिस तरह से सांसद यहाँ आचरण करते हैं, जिस तरह से यहाँ बहस की जाती है मुद्दों को लेकर, उसे देखता है। लेकिन विपक्ष कुछ ना सुनते हुए संसद की मर्यादा को बनाए रखने की अपील भी लोकसभा स्पीकर द्वारा की गई। और प्रश्नकाल, जैसा कि लोकसभा स्पीकर ने कहा, कि सिर्फ सवाल जवाब के लिए होता है। और जेपीसी पर रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हो गई है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं राज्यसभा। Dr. L. Murugan to move a motion for nomination of 10 members to the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move that this House resolves that the Rajya Sabha to join the committee of both the houses of the welfare of scheduled castes and scheduled tribes for the term beginning on the 1st May 2025 and the ending on the 30th April 2026, and do proceed to elect in accordance with the system of proportional representation by means of this single transferable vote, 10 members from among us, the members of the House, to serve on the said committee, sir. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. Honorable members, a message from the Honorable President. Take your seats. I am reading a message from the Honorable President of India. Honorable members, a message from the President of India must receive due deference, due respect. We are giving, but Ask your members. This is not respect. This is disrespect to the President of India. This is disrespect to the first tribal woman who is President of India. Take your seats. Let me read out your message, please. I appeal to your good sense. Sir, I appeal. और जिस तरह से संसद में कार्यवाही चल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि जिस तरह से विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, वहीं वक्फ पर जो जेपीसी कमेटी है उसकी रिपोर्ट पेश हो रही है। जब हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी हंगामा चल रहा है विपक्ष का। वक्फ संशोधन बिल में बदलाव की सिफारिशें हैं। जेपीसी की 600 पन्नों की ये रिपोर्ट है। राज्यसभा में जेपीसी रिपोर्ट पेश हो रही है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। तो रिपोर्ट जिस तरह से पटल पर रखी गई उसके बाद राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट जो है उसे पेश किया गया है। कई अहम ऐसे संशोधन हैं
जो अगर बात की जाए इस रिपोर्ट में उनका जिक्र है। और रिपोर्ट पेश होते ही राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। 600 पन्नों की ये जेपीसी की रिपोर्ट है। लगातार इसको लेकर कई स्टेक होल्डर्स के साथ कई मीटिंग्स का दौर चला है और आज जब ये रिपोर्ट पटल पर रखी गई है उसके बाद विपक्ष का हंगामा राज्यसभा में भी चल रहा है। तो लोकसभा में भी विपक्ष का हंगामा है और इस वजह से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया 2 बजे तक के लिए और अब राज्यसभा को भी 11:20 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सदनों में अहम लोकहित जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, उन्हें उठाया जाना है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते जो बजट सत्र का आखिरी दिन है वो भी कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ। तो संसद में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट जो पटल पर रखी गई है, जेपीसी ने कुल 14 संशोधनों को मंजूरी दी है। ये 14 संशोधन कई जो पुराने कानून थे उसमें बदलाव की ओर इशारा करते हैं और ये जो संशोधित कानून है ये अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाए जा रहे हैं। देश भर से 20 से अधिक वक्फ बोर्ड से बातचीत हुई, यानी तमाम स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखकर उनसे सुझाव मांगे गए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ भी बैठक हुई है और ऑल इंडिया सूफी सज्जाद दानशीन काउंसिल अजमेर के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात हुई है। तो वक्फ संशोधन बिल में बदलाव की सिफारिश है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक हुई है। अब पुराना जो कानून है वो क्या कहता है मैं आपको वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट में देश भर की विवादित वक्फ संपत्तियों के मामले का विस्तृत ब्यौरा जेपीसी रिपोर्ट में है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कुल 58,898 अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसमें 5,220 अतिक्रमण के मामले देश भर में जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसमें चल रहे हैं। तो पुराना कानून जो है वो ये कहता है कि ट्राइब्यूनल में ही आप अपील कर सकते हैं। वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी होगा। दावे के साथ ही संपत्ति वक्फ की है। बोर्ड में महिला अन्य धर्म के सदस्य की कोई मौजूदगी नहीं। ये पुराना जो वक्फ कानून है ये उसकी तरफ इशारा करता है। वहीं इसमें कई चेंजेस हैं जो इस वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट में सामने आते हुए आपको दिखाई देंगे। हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया 2 बजे तक के लिए, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। वहाँ पर भी स्पीकर साहब ने कहा कि जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं करने दे रहा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल राज्यसभा में भी देखने को मिला, जहां विपक्ष जैसे ही जेपीसी रिपोर्ट को पटल पर रखा गया हंगामे पर उतारू हो गया। आखिरकार कई अहम मुद्दे जो लोकहित जनहित से जुड़े हैं आप चर्चा करने देंगे तो होगी, लेकिन लगातार हंगामा विपक्ष के द्वारा। देखिए आंचल, कांग्रेस की तरफ से दोनों सदनों में जो फॉरेस्ट लैंड है, जो कोस्टल लैंड है, उसका एक मामला उठाया जा रहा था और ये कोशिश थी कि उस पर वो अपनी बात रखें और इसको लेकर विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस के जो सांसद हैं, वो हंगामा कर रहे थे लोकसभा में और राज्यसभा में, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई में बाधा आई है। जी, जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। तो जो महत्वपूर्ण कामकाज आज हमने देखा कि राज्यसभा में उसके बाद होना था, कई अहम पत्रावलियां सदन के पटल पर रखी गई, कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदस्य उठा सकते थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई भी रिपोर्ट पेश होने के बाद स्थगित करनी पड़ी। अब देखना होगा कि जब प्रश्नकाल शुरू होगा तब क्या कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है। हालांकि थोड़ी देर बाद राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। उधर लोकसभा में भी जब हंगामा हुआ तब लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन चलने दीजिए, अपील भी की, लेकिन कांग्रेस के सांसद हंगामा करते रहे और बाहर आकर मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। फॉरेस्ट लैंड के मुद्दे पर वो कुछ आरोप लगा रहे हैं। तो इसके वजह से हमने देखा है कि दोनों सदनों की कार्रवाई में बाधा आई है। लेकिन आज जो उसमें जेपीसी की रिपोर्ट
वक्फ संशोधन बिल को लेकर वो राज्यसभा में पेश कर दी गई है, रिपोर्ट स्वीकार हो गई है और लोकसभा जब शुरू होगी स्थगन के बाद, तब लोकसभा में भी जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, वो उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे। वो संसद भवन परिसर पहुंच भी चुके हैं। अच्छा, जो बहुत कई अहम बातें हैं जो इस रिपोर्ट में, जिनमें संशोधन की बात कही गई है, उसमें कैसे पहले का जो अगर कानून था शैलेंद्र, तो महिला गैर मुस्लिम बोर्ड की सदस्य नहीं बन सकती थी, लेकिन यहाँ पर अब गैर मुस्लिम महिला भी बन सकती है, जो एक संशोधित प्रावधान है। कलेक्टर वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करेगा, ये भी बात उसमें है, और तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर ही ये सुझाव तैयार कर 600 पन्नों की रिपोर्ट जब बनाई गई है, तो आखिरकार पेच क्यों फंसाना चाह रहा है विपक्ष इस जेपीसी रिपोर्ट को लेकर? ये देखिए 3-4 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब कोई मुस्लिम महिला अपनी जमीन वक्फ को दान दे सकती है, तो मुस्लिम महिला वक्फ के बोर्ड में क्यों नहीं हो सकती? ये एक बड़ा सवाल है। गैर मुस्लिम अगर वक्फ के लिए जमीनें दान दे सकता है, तो फिर गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं हो सकता? ये भी दूसरा सवाल है। और जब वक्फ की जमीनों के रखरखाव के इतने दुरुपयोग के मामले सामने आ रहे हैं कि उनके जो आय होती है वक्फ की जमीनों से, उसके दुरुपयोग होते हैं, भूमाफिया किस्म के लोग उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, गरीब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो डिजिटलीकरण क्यों ना हो, उसका एक बेहतर प्रबंधन क्यों ना हो? ये सब सवाल बहुत लाजमी थे। और 2013 में जो संशोधन हुआ यूपीए के समय, कांग्रेस की अगुवाई वाली जो सरकार थी, उसने वक्फ कानूनों को, जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसको एक तरफा बना दिया। यानी अगर किसी की जमीन पर दावा हो जाता है तो उसके पास ज़्यादा विकल्प नहीं बचता था, क्योंकि ट्रिब्यूनल में कोई उसकी सुनवाई नहीं होती थी, हाई कोर्ट जाए वहाँ पर भी देखे तो बड़ी चुनौती होती थी चूँकि। और इस तरह से एक तरफा कानून हो जाने से बड़ी दिक्कत आ रही थी। हो क्या रहा था कि किसी व्यक्ति की जमीन पर तो छोड़िए, सरकार की जमीनों पर, ऐतिहासिक जमीनों पर वक्फ के दावे सामने आ रहे थे। कोई ताजमहल पर दावा कर दे रहा था, कोई सैकड़ों वर्षों किसानों की जमीन पर दावा कर दे रहा था, महाकुंभ जहां हो रहा है उसके कुछ क्षेत्र पर अचानक एक दावा सामने आया, आपने देखा, और उसका खंडन हुआ। तो यानी कहीं भी वक्फ के दावे सामने आ रहे थे जो कि गलत थे या फिर कई बार विवाद होता इसमें था। क्योंकि हम तो इस सबको देखते क्योंकि हुए सरकार शैलेंद्र संशोधनों को लेकर आई। बिल्कुल बात, क्योंकि दावा ठोकने की है, इसीलिए लगातार जो पुराना अगर कानून है, भाई आपने दावा ठोका, सीधा जमीन जो है वो वक्फ की हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कैसे जांच का अधिकार जो कलेक्टर रैंक या उससे ऊपर के किसी अधिकारी को दिया जाएगा, तो यहाँ पर कलेक्टर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, जो नया कहीं ना कहीं संशोधन है इस पूरे वक्फ बिल में। निश्चित तौर पर देखिए, जिले से जुड़े जो तमाम जमीन विवाद हैं उसमें कलेक्टर की भूमिका होती है। आप एसडीएम कोर्ट देखते हैं, उसके बाद जिला न्यायालय होता है, उस तरह से कलेक्टर की भूमिका होती है। तो फिर क्यों ना इस मामले में कलेक्टर की भूमिका की जाए। और चूंकि वक्फ बोर्ड को ब्रॉड बेस बनाने की बात है, यानी व्यापक बनाने की बात है, उसमें महिलाओं को शामिल करने की बात है, मुस्लिम महिलाओं को, गैर मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं, ये सुझाव दिए गए थे। तो दरअसल उद्देश्य ये है कि कोई भी जमीन जिस पर अगर दावा किया जाता है तो उस पर एक व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए, उन दावों की पड़ताल होनी चाहिए, उस पर एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। और पहले से जिन जमीनों पर विवाद है उन्हें देखा जाना चाहिए कि आखिर वो वक्फ का दावा उस पर कितना मजबूत है। दूसरी बात यह है कि जो वक्फ की जमीनें हैं जिन पर कब्जा है अवैध, और जिनकी आय किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जा रही है जो उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रहा है, जिस उपयोग के लिए वक्फ बना है, तो इन सब का भी एक तरह से जरूरी था कि इनका जांच पड़ताल की जाए। तो इस लिहाज से आप देखें कि बहुत क्रांतिकारी कानून प्रस्तावित है, जो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। उसमें विवाद खत्म होगा, बेहतर रखरखाव होगा, वक्फ की जमीनों से आय बढ़ेगी, जिसका फायदा गरीब मुस्लिम परिवारों को मिलेगा। तो फिर दिक्कत क्या है? सत्ता पक्ष कह रहा है कि सिर्फ तुष्टीकरण के लिए विपक्ष या कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठाती रही है, जबकि इतना व्यापक विचार विमर्श के बाद जेपीसी को गया, वहां सुझाव आए, और उद्देश्य ये कि इस वक्फ की जमीनों से जो फायदा हो रहा है वो गरीब मुस्लिम महिलाओं के हक में या गरीब मुस्लिम परिवारों के हक में खर्च हो। वही जैसे कई ऐसे जो इसमें बातें कही गई, जैसे उसमें ये भी कि 21 साल से कम जो गैर मुस्लिम सदस्य है उसे बोर्ड हटा सकता है, लेकिन जेपीसी की सलाह ये है कि गैर मुस्लिम को हटाना गलत है, 21 साल की जो समय सीमा है वो जारी रखी जाए। इस तरह के जो जेपीसी के प्रस्ताव है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए उनके सुझावों के साथ कई मीटिंग्स के बाद डिस्कस हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इस पूरी रिपोर्ट को
निर्धारित करते हैं? देखिए, जब भी ये प्रस्ताव सामने आए थे तब हमने देखा था कि कुछ विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई थी। सवाल यह है कि क्या आप चाहते हैं कि जो विवाद है वो बने रहे, या जो नए विवाद सामने वक्त की बोर्ड से जुड़े आ रहे हैं उनका क्या किया जाए। तो निश्चित तौर पर ये जरूरत थी कि संशोधन लाए जाए वक्फ के कानूनों में, जिससे एक बेहतर व्यवस्था बन सके वक्फ की जमीनों का रखरखाव का। तो बेहतर व्यवस्था के लिए तमाम सुझाव दिए गए हैं, चाहे वो कलेक्टर को अधिकार देने की बात हो, या फिर वक्फ बोर्ड को ब्रॉड बेस बनाने की बात हो, या फिर वक्फ की जमीनों की डिजिटलीकरण की बात हो, पंजीकरण की बात हो, उसकी आय व्यय का एक बेहतर प्रबंधन की बात हो। तो निश्चित तौर पर उन सुझावों का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि जेपीसी में बहुत व्यापक विचार विमर्श के बाद ये सुझाव स्वीकार किए गए हैं, जो कि इस रिपोर्ट में सदन के पटल पर रखे गए हैं। अब उनमें से कौन से सुझाव सरकार अपने बिल में लेकर आती है, जो बिल अब संशोधित होना है, ये देखने वाली बात होगी कि सारे जेपीसी के सुझाव माने जाते हैं या फिर उसमें से कुछ सुझाव संशोधनों के जरिए बिल में शामिल किए जाते हैं। और अगर आईटी बिल की अगर हम बात करें तो कैसे कर के मोर्चे पर सरलीकरण के लिहाज से इस बिल को बहुत अहम माना जा रहा है, और इसका जिक्र वित्त मंत्री साहिबा ने बजट भाषण में भी दिया था और कहा था कि ये जब बिल लाया जाएगा तो सीधी तौर पर स्लैब से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो उस लिहाज से कर के मोर्चे पर सरलीकरण और टैक्स को सिंप्लीफाई करने के साथ साथ उसकी पेचीदगियों को खत्म करने के लिहाज से ये कितना इंपॉर्टेंट बिल है शैलेंद्र? देखिए, 21वीं सदी है, 1961 का कानून है, तब से लेकर अब तक तमाम बदलाव हुए, तमाम संशोधन हुए, और पहले का जो एक सिस्टम था टैक्स का, वो था एक तरह से रिबेट देने का, और अब न्यू टैक्स रिजीम आ चुका है। उसमें हमने देखा कि 12 लाख तक की छूट है। अगर आप नौकरी पेशा कर्मचारी हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 का, तो 12,75,000 तक छूट है। तो अब ये जरूरत थी कि टैक्स से जुड़े विवाद कम से कम हो, कंप्लायंस आसान हो, और मुकदमेबाजी में आम करदाता ना फंसे, और भाषा बहुत सरल हो, जिससे कि एक आम व्यक्ति भी समझ पाए कि कैसे टैक्स भरना है, क्या पेचीदगियां हैं, क्या जरूरत है। तो इसके मद्देनजर ये बिल लाया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य है कि सरलीकरण हो, पूरी टैक्स व्यवस्था का एक सरलीकरण हो रहा है। हमने देखा, अगर अप्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर देखें तो उसमें भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब जीएसटी व्यवस्था ही आपने देखा ही कि पूरे देश में एक तरह का सिस्टम आया है। तो उसी तरह से आयकर का जो पूरी सिस्टम हो, उसमें भाषा आसान हो, उसका विवरणी आसान हो, आयकर रिटर्न भरना आसान हो, और आम करदाता मुकदमे में न फंसे, कंप्लायंस उसके लिए आसान हो। इन सब उद्देश्य के तहत ये बिल लाया जा रहा है। और वही कंप्लायंस जो कि अनुपालन है उसको कहीं ना कहीं मजबूती देगा ये बिल, क्योंकि टैक्स कंप्लायंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जितना आपका टैक्स पेयर कंप्लायंट होगा, आपका टैक्स सिस्टम उतना ही मजबूत बनेगा। शैलेंद्र, ये इसलिए भी जरूरी है कि आप ग्लोबल स्तर पर आप दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि 2047 तक आप विकसित भारत बने, और उसमें एक आम करदाता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उसको दिक्कत ना हो, इसलिए जरूरी है। क्योंकि कई बार कंप्लायंस पेचीदगी भरी होने से आप मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं, झंझट में फंस जाते हैं, तमाम विशेषज्ञों की सलाह लेनी पड़ती है। तो ये सब प्रक्रिया आसान हो, जिससे कि हम बेहतर तरीके से करदाता प्रोत्साहित हो आयकर विवरणी भरने में, और उसे समस्याओं का सामना भी ना करना पड़े। और इसका फर्क बिजनेसेस में भी देखने को मिलेगा। जो व्यवसाय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, और आप देखें जो आर्थिक सर्वे आया था उसमें कहा भी गया था कि बड़ी ज़रूरत है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो अगला चरण हो उस तरफ आगे बढ़ा जाए। तो निश्चित तौर पर जो आयकर कानून है नया, वो भी आप इसी दिशा में कह सकते हैं, इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो उसका एक ये तरीका होगा। जी, और कई अहम बातें हैं इस टैक्स बिल में जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और उसमें यही है कि टैक्स पेमेंट को और पारदर्शी और अकाउंटेबल और जवाबदेह बनाने के लिए KYC करना भी अनिवार्य है, और ये डिजिटल तंत्र के माध्यम से कैसे और अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाएगा वो भी इस बिल में है। देखिए, अब जब बिल आएगा तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि क्या कुछ प्रावधान है, लेकिन उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि सरलीकरण हो, ऑनलाइन व्यवस्था हो, सारा विवरण एक साथ भरा जा सके। उसके लिए हम ई फाइलिंग देख ही रहे हैं, ई रिटर्न की सुविधा हो चुकी है। तो ये सारी बातें, सारे प्रावधान देखने को मिल सकते हैं जो नया आयकर कानून बनने जा रहा है, उसके लिए जो बिल आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और आगे भी आपसे
हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि संसद के बजट सत्र को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले हिस्से का आज अंतिम दिन है और वित्त मंत्री साहिबा, जिसका जिक्र भी शैलेंद्र भी कर रहे थे, कि आज आयकर विधेयक पेश करने वाली है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं राज्यसभा, जहां इस वक्त जेपी नड्डा बोल रहे हैं। हमें परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान रखते हुए संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलाना चाहिए। मुझे दुख है ये बताते हुए और खेद है कि आपके बारंबार रिक्वेस्ट के बाद, in spite of your repeated request that the house should come to order so that at least राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मैसेज, संदेश, वह इस हाउस को सही वातावरण में यहाँ पर आप उसको रख सकें। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, जब वो उनका मैसेज पढ़ा जाए तो हाउस ऑर्डर में होना चाहिए था, जो नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हाउस निंदा करती है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। Leader of the opposition, I would urge you that request the members to go to their seats so that they can listen to you. Sir, when the house is in order, sir. when leader of the house चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। विदेश यात्रा के दूसरे चरण में फ्रांस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री आज अमेरिका पहुंचे। वॉशिंगटन डीसी के हवाई अड्डे पहुंचने पर प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग शामिल रहे। एयरपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अतिथि निवास यानी ब्लेयर हाउस रवाना हुए, जहां बर्फबारी और भीषण ठंड के बीच उनके स्वागत और उनकी झलक के लिए कई घंटों से पहले भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री जैसे ही वहां पहुंचे, उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। लोगों ने भारत माता की जय, मोदी है तो मुमकिन है, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन किया। वहीं प्रधानमंत्री की यात्रा भारत अमेरिका के बीच आपसी साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती है। और प्रधानमंत्री अमेरिका में व्यापार जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत होनी है। भारतीय समुदाय में प्रधानमंत्री को लेकर जबरदस्त क्रेज है। देखिए कि वो प्रधानमंत्री के अभिवादन से खुद को कितना गदगद महसूस कर रहे हैं।
मन गदगद हो गया उनको देख के और उनकी मुस्कुराहट देख के। सबसे एक एक आदमी से हाथ मिला के गए, बाहर निकल के अपने भी बारिश में आए भीगते हुए और सबके साथ हाथ मिलाते हुए और हाथ हिलाते हुए गए। हमें उससे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। इतना थक गए थे तो भी टाइम निकाला और सब लोगों से मिले और अच्छी तरह से बात की और हमारे कंसर्न सुने। मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया और भारत के प्रधानमंत्री जो कि इतने सुलझे हुए, इतने पहुंचे हुए, इतने कर्मठ इंसान हैं, जो लाखों करोड़ों भारतवासियों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद पाकर जीवन धन्य हो गया। अच्छा लगा, मोदी जी से हाथ मिलाया, मोदी जी ने बहुत खुश हो गया। तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद की शपथ ली। एक दिन पहले ही गबार्ड ने पद की शपथ ली। वहीं गबार्ड के पास अमेरिका की 18 विभिन्न खुफिया एजेंसियों की देखरेख और समन्वय का जिम्मा है। तुलसी गबार्ड पूर्व सैन्यकर्मी हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से कांग्रेस की सदस्य रह चुकी हैं। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक का कार्यालय 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के दौरान सामने आई खुफिया विफलताओं से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चंद वैश्विक नेताओं में शामिल हैं जो ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होनी है। इस मुलाकात से पहले वॉशिंगटन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, वो विदेश यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ। लोगों की बेहतरी और बेहतर भविष्य के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के अलावा कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी वार्ता होने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, आतंकवाद निरोध, हिंद प्रशांत सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के हितों में स्पष्ट समानता है। प्रधानमंत्री की यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप विभिन्न देशों से आयात किए जाने वाले सामान पर शुल्क लगाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी को दिशा और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री की ये यात्रा आपसी हित के सभी क्षेत्रों में नए प्रशासन के साथ बातचीत करने का महत्वपूर्ण मौका प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के सीईओ डॉक्टर मुकेश से विशेष बात की। ये संगठन व्यापार को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका और भारत में बिजनेस लीडर्स और सरकार के साथ व्यापक रूप से काम करता है। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने यहां वॉशिंगटन डीसी में पहुंचेंगे, क्यों अहम है ये मुलाकात, क्यों इतनी जल्दी प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को मिल रहे हैं, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर मुकेश आगी हैं। क्यों अहम है, किन मायनों में अहम है ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की और ये जो मुलाकात होगी ट्रंप और मोदी के बीच में? अमेरिका और इंडिया की रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ आ रहे हैं क्योंकि वो ट्रंप से नेक्स्ट 4 साल का एजेंडा तय करेंगे। इस एजेंडे में ये लोग जियोपॉलिटिकल बात करेंगे, ये लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, ये लोग टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे और ये लोग ट्रेड पे बात करेंगे। जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ्स का ऐलान किया,
उससे दुनिया भर के देश चिंतित हैं। क्या भारत को चिंतित होने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या है कि जो टैरिफ है वो एक नेगोशिएशन स्टाइल है, और इंडिया का फिर देखेंगे तो इंडिया ने काफी टैरिफ नीचे कम कर दिए हैं जो यूएस से आते हैं। तो इसमें इंडिया को कोई वो नहीं होना चाहिए कि वरी कि ट्रंप के टैरिफ आएंगे इंडिया पे। क्या H1B वीजा या इमिग्रेशन के बड़े मुद्दे को लेके कहीं मतभेद हैं? आप देखिएगा कि अमेरिका जो देश बना है वो इमिग्रेंट से बना है, और वो सब लीगल इमिग्रेंट्स हैं। हमारे पास यहाँ पर करीबन 16 मिलियन इलीगल हैंगे, पर क्या है कि उसमें करीबन 700-800 जो हजार इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कोर्ट्स के प्रोसेस में जा चुके हैं। तो जो इंडिया में आए थे इलीगल इमिग्रेंट्स जो भेजे गए थे, जो बेसिकली हैंडकफ्स और शैकल्स में भेजे गए थे, वो सारे इलीगल थे और कोर्ट्स ने कन्विक्ट करा था। लीगल इमिग्रेशन अमेरिका में चलेगी बिकॉज that's how the nation has been made into a great nation. ये मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मजबूती देगी और वहां से शुरू करेगी जहां पर उनकी पहली टर्म में जिस तरह के रिश्ते थे भारत और अमेरिका के बीच में। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। और अमृत ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं जिसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। आखिरकार अगर हम इस पूरी बैठक के बारे में बात करें अमृत, तो क्या एजेंडा रहने वाला है इस पूरी बैठक का? पूरा स्पेक्ट्रम रिलेशनशिप का डिस्कस होगा, चाहे वो ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, इकोनॉमी हो, डिफेंस टाइज हो, सिक्योरिटी पार्टनरशिप हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, खास करके क्वाड के संदर्भ में, इंडो पैसिफिक के संदर्भ में, इमिग्रेशन हो, सब कुछ टेबल पे होगा जब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। पहले 1-on-1 मीटिंग होगी, उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी। फोकस ये रहेगा कि जिन चीज़ों पर इनकी कन्वर्जेंसेस है, जिन पे इनकी मत मिलती है, उस पर उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सके। आपने बात की कि दोनों बहुत अहम दौरा है। अहम इसलिए है क्योंकि दुनिया में जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, खास करके इंडो पैसिफिक थिएटर पे दोनों की मत मिलती है और उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सके। इस साल भारत क्वाड की लीडर्स समिट होल्ड कर रहा है, तो उस पर विशेष करके चर्चा होगी। देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मत नहीं भी मिलती। मान ली टैरिफ्स की, जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार आए हैं, उन्होंने टैरिफ डिप्लोमेसी शुरू कर दी है। ऐलान किया था, फिर कुछ रोक लिया कुछ देशों पर, जैसे कनाडा और मेक्सिको पर चीन पर टैरिफ्स लगाए हैं। प्रेस सेक्रेटरी जो व्हाइट हाउस की थी, उन्होंने कल ही कहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स राष्ट्रपति ट्रंप अनाउंस करेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे। कैंपेन में भी हमने देखा, उन्होंने कहा कि आई फॉर एन आई, टैरिफ फॉर अ टैरिफ। तो दुनिया भर में इसको लेके चिंताएं हैं, स्वाभाविक है कि भारत में भी इसको लेके चिंताएं हैं। तो ये डिस्कस होगा। प्रधानमंत्री मोदी एसेंशली कन्वे करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप को कि हम समझते हैं कि आप टैरिफ्स लगा के ट्रेड बैलेंस को इवन आउट करना चाह रहे हैं, पर हम आपको कंसेशंस देने को तैयार हैं, पर रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में जहां पर आपकी अर्थव्यवस्था को या आपके व्यापार को हर्ट करता है, वहां हम कंसेशंस देने को तैयार हैं, पर इसका स्कोप और एम्बिट इतना आप बढ़ा दें कि जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में है वो रिलेशनशिप म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। इमिग्रेशन के मुद्दे पे बात होगी। इलीगल इमिग्रेशन तो भारत अवैध जो प्लान है उसको नहीं सपोर्ट करता,
पर लीगल इमिग्रेशन H1B वीज़ास पे भारत अपना पक्ष रखेगा कि देखें आपको भी ज़रूरत है स्किल टैलेंट पूल की। भारत के पास वो टैलेंट पूल है, तो हम देखें कि हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। डिफेंस एक्विजिशंस की बात होगी, जॉइंट वेपन्स प्रोडक्शन की बात होगी। ठीक है, भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लाना चाहते हैं, यहाँ प्रोडक्शन करना चाहते हैं अमेरिका में। भारत ये सब चीज़ें समझता है और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी ये क्लियरली कन्वे करेंगे कि हम वो आयाम तलाश सकते हैं कि दोनों को ही जो दोनों के हित में हो और एक दूसरे के हित को ख्याल में रखते हुए ओवरऑल रिलेशनशिप इम्पैक्ट ना हो। जी बिल्कुल। और वहीं अगर हमने देखें तो प्रधानमंत्री ने आज अमेरिका की जो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं तुलसी गबार्ड, उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या खास रहा और आज प्रधानमंत्री की किन के साथ द्विपक्षीय बैठकें संभावित हो सकती हैं? अमृत। जी, उनकी जो पहली बायलैटरल मीटिंग थी वो तुलसी गबार्ड के साथ ही थी, जो अभी कंफर्म हुई हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, जो इनकी खुफिया एजेंसीज हैं, उनकी एक तरीके से अध्यक्ष वो हैं, उनसे मुलाकात हुई। और आज भी कई 5 और बायलैटरल मीटिंग्स हैं कहा जा रहा है। हालांकि इस पर आधिकारिक कॉन्फर्मेशन नहीं है कि इलॉन मस्क से शायद मुलाकात हो, यहाँ ये कयास लगाए जा रहे हैं। पर अगर ये मुलाकात होती है और अर्थ जगत की और भी जो बड़े नेता हैं या बड़े लीडर्स हैं, उनसे, बड़ी हस्तियां हैं, उनसे मुलाकात होगी। एसेंशली कि सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो फ्रेमवर्क है वो तो एड्रेस करेंगे ही राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, पर भारत जिस तरह की ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिस तरह की ग्लोबल स्टैचर भारत का बढ़ रहा है, तो भारत चाहेगा कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट्स भारत भी लाना चाह रहा है। तो और वो अगर अमेरिका की बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करती हैं तो इसका फ़ायदा दोनों मुल्कों को होगा, दोनों अर्थव्यवस्थाओं को होगा। तो जब ये मुलाकातें होंगी तो प्रधानमंत्री का मैसेज क्लियर होगा कि देखें, भारत की जिस तरह की डेवलपमेंट जर्नी है, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ देता है, वो आप इसको मिस आउट ना करें और आके एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप के तहत इसका फ़ायदा उठाएं। और ये अगर भारत में प्रोडक्शन होती है या भारत के साथ भारत में इन्वेस्टमेंट होती है, ये ऐसा नहीं है कि अमरीकी नौकरियां कम हो जाएंगी। इनफैक्ट इसका स्पिन ऑफ बेनिफिट अमेरिका को और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को होगा और भारत की अर्थव्यवस्था को होगा, और दोनों इन कॉम्प्लीमेंट्री जो टेरिटरीज हैं, इन पर इसको और मजबूती प्रदान करें। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं एक चरणबद्ध तरीके से दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाएगी यात्रा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने लिखा, रेडियो दिवस की शुभकामनाएं। रेडियो कई लोगों के लिए शाश्वत जीवन रेखा है। लोगों को सूचित करना, प्रेरित करना और जोड़ना, समाचार और संस्कृति से लेकर संगीत और कहानी कहने तक, ये एक शक्तिशाली माध्यम है जो रचनात्मकता का जश्न मनाता है। मैं रेडियो की दुनिया से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मैं आप सभी को इस महीने की 23 तारीख को होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और इनपुट साझा करने के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। और अब बात आप नेता अमानतुल्लाह खां की, जिन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट आज अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने और उसके आरोप में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम उनकी तलाशी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।
दिल्ली में एमसीडी में आज बजट पेश किया जाएगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना से अनुमति मिलने के बाद नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार एमसीडी पटल पर बजट रखेंगे। आज दिल्ली नगर निगम की बजट को लेकर विशेष बैठक भी है। खबरों की माने तो बजट प्रपोजल की कीमत लगभग 17,000 करोड़ रुपए रखी गई है। साथ ही इस बार के बजट में स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य कई क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा। खेलों के राष्ट्रीय फलक पर मेजबान उत्तराखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन ऐतिहासिक है। पदक तालिका में उत्तराखंड टॉप 10 में है। अब तक हुए सभी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता गौरव कुमार की ये रिपोर्ट। हम में है दम, हम नहीं किसी से कम। उत्तराखंड के हर खिलाड़ी की रगों में यह शब्द लहू बनकर दौड़ रहे हैं। वुशु का खेल हो या एथलेटिक्स या फिर जूडो, हर खेल में इस राज्य के खिलाड़ियों का दमखम देखने को मिला है। उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों में पहली स्वर्णिम सफलता वुशु से मिली। उसके बाद तो यह सिलसिला शुरू हो गया। घरेलू हालात में राज्य का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। खिलाड़ियों के मुताबिक इस बेहतरीन प्रदर्शन की मुख्य वजह खेलों को लेकर बनाया गया बेहतर वातावरण है। जब से लास्ट ईयर से मैं रह रहा हूँ तब से मैंने नोटिस किया कि वुशु पहले से तो बहुत डेवलप हो गया है उत्तराखंड। लास्ट ईयर पास्ट 2 ईयर से तो बहुत इम्प्रूव हो गया है और आप भी पता होंगे कितना सारा तालु प्लेयर, तालु एथलीट और इवन सांदा मेडल जीत रहा है। निश्चित रूप से यह सरकार का बेहतरीन प्रयास है, जिसके चलते अब यहाँ के युवा खेलों को एक बेहतरीन करियर के रूप में देखने लगे हैं। राष्ट्रीय खेल के आयोजन ने प्रदेश में खेलों के स्वर्णिम भविष्य की मजबूत नींव रखी है। इस बार उत्तराखंड ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हम टॉप 10 की लिस्ट में आ रखे हैं। प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट चाहती थी वो सब मिला है। हमें उत्तराखंड के हर प्लेयर को वो सारी चीज़ें मिली, वो सारी सुविधाएं मिली जो वो बहुत टाइम से चाह रहे थे, जैसे अच्छी गेम्स फैसिलिटी, गुड कोचेस और रहने की जगह एंड लिविंग ऑल सी अच्छे ग्राउंड्स एंड ऑल। अभी कुछ टाइम पहले जो 3rd लॉन्गेस्ट एक रेसिंग प्लेस बनी है वो भी उत्तराखंड में ही बना रखी है। तो इस गवर्नमेंट ने, हमारे सीएम ने, श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत सारा अच्छी सुविधाएं दे करके इस बार प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया है। गवर्नमेंट को थैंक यू, क्योंकि उन्होंने इतना हमें सपोर्ट दिया, इतनी फैसिलिटीज़ दी, इतना अच्छा होटल, खाने की चीज़ें और ग्राउंड, सब कुछ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बहुत ही अच्छा है। शानदार स्टेडियम, बेहतरीन कोचिंग, उच्च तकनीक और खिलाड़ियों के अंदर खेलों के प्रति नई ऊर्जा देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में एक नया अवतार दे रही है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का ये शानदार प्रदर्शन राज्य में खेलों की नई क्रांति का संकेत है। ये संकेत इस ओर भी है कि ये खिलाड़ी अब सिर्फ अपने आप को यहाँ तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि आगे आने वाले समय में खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी तैयार करेंगे। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज उत्तराखंड। रियो ओलंपिक 2016 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल करने वाली जिमनास्ट दीपा कर्माकर का मानना है कि देश में खेलों का स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। उनके मुताबिक आज देश में बेहतरीन स्टेडियम है, साथ ही जमीनी स्तर पर आज आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। निर्मला सीतारमण इस वक्त राज्यसभा में बोल रही हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं वहाँ। Who are supposed to be familiar with the rules. It's outrageous, sir. Sir, after the observations made